हेलो सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? यस, दिस इज़ ए रिवीजन क्लास। दिस इज़ द लास्ट रिवीजन क्लास। तो जो बच्चे विजेता 1.10 के हैं वो स्किप कर सकते हैं। वो अपना डीपीपी जो अपलोड हुआ है फ्लक्स पे उसको निपटा दें इस टाइम पे। बाकी बच्चों को सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? तो जो बच्चे विजेता 1.0 के हैं जिन्होंने पढ़ लिया है वो उनको यहाँ पे आज ये लास्ट रिवीजन क्लास है, कल से न्यू शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप इस सेशन में जाकर जो डीपीपी आपको अपलोड हुई है फ्लक्स की और गॉस लॉ की उसको जो है कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो नए बच्चे हैं वो बने रहें। होमवर्क डन, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है भाई मनमोहन, होमवर्क डन। तो आज जाओ शाम में सैर करके आओ। बाकी जो नए बच्चे हैं केवल वही बने रहें। ठीक है, देर इज़ ए क्विक रिवीजन ओनली, दिस इज़ द लास्ट रिवीजन क्लास। तो आई थिंक ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ लिया है वो यहाँ से जा सकते हैं, उनका टाइम वेस्ट जैसा ही लगेगा। ठीक है, बाकी उनकी मर्जी है। जो नए बच्चे हैं केवल वही रहें, बेटर होगा। तो जो नए लोग हैं आई थिंक वो लोग अपने वीडियो देख रहे होंगे, इससे कुछ उनको बेनिफिट मिल रहा होगा। तो आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं गॉस लॉ से। हमने लास्ट टर्न पे जो है फ्लक्स निकालने का मेथड सीखा था और सॉलिड एंगल क्या होता है वो सीखा था। तो गॉस लॉ एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है जो आपको क्या बताता है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये कि फ्लक्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोज through any closed surface the net electric flux passing through any closed surface called Gaussian surface। उसको उस क्लोज सरफेस को हम बस नाम दे देते हैं Gaussian surface is equal to charge enclosed within the Gaussian surface equal to 1 by epsilon naught times, इसमें ये भी लिखना है, चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस के कितने टाइम्स? तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये भी है, ये छूट गया था ना। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। हाँ भाई आज रिवीजन डे है, मैंने नोटिफिकेशन जो है आपके फिजिक्स वाले सेक्शन में मेंशन है संडे से ही। क्लियर है बच्चों?
हाँ भाई बोला था, भाई बोला था, कोई भीष्म प्रतिज्ञा नहीं किया था। एक रिवीजन की ज़रूरत और लगी तो एक और करा दे रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि मान लो हमारे पास स्पेस में बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q1, ठीक है, और कुछ हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है ऐसा, इसके अंदर भी कुछ चार्ज हैं और कुछ बाहर हैं। n चार्ज अंदर है, n चार्ज बाहर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, मैंने पॉजिटिव लिया है। तो गॉस लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो नेट फ्लक्स होगा थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, इसी को गॉसियन सरफेस बोला गया, इसी को गॉसियन सरफेस बोला गया। तो इनका ये कहना है कि जो भी आपने टोटल फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस से, वो इसके अंदर जो भी चार्ज इंक्लोज होंगे, तो इसके अंदर जो है स्मॉल वाले चार्ज इंक्लोज हैं, तो इसके अंदर जो भी चार्ज इंक्लोज होंगे अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट पता है सभी को, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अगर कोई मीडियम होगा तो मीडियम लिखा जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर अपने पास जो टोटल फ्लक्स होगा वो चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ बताओ कि जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो ये है E डॉट डी एस, ये सभी को पता है, सरफेस इंटीग्रल। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पर E डॉट डी एस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू दिस इज इक्वल टू ये पूरा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ये आता है बच्चों कि सर यहाँ हमने केवल इंक्लोज चार्ज ही क्यों लिया। एक बहुत जेन्युइन सा आता है कि हमने इंक्लोज चार्ज ही क्यों लिया, बाहर के चार्जेस का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसको पेनिट्रेट कर रहे होंगे। तो हमने बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर के चार्जेस को इंक्लोज में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? उसका फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ज़ीरो दिख रहा है, ठीक है, तो तभी नहीं लिखा होगा। तो एक जेन्युइन सवाल ये है कि हम बाहर के चार्जेस को क्यों इंक्लोज में नहीं रख रहे हैं, जबकि हम LHS में टोटल फ्लक्स लिख रहे हैं। टोटल फ्लक्स का मतलब जितने भी चार्जेस हैं उनके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ देखिए, तो ये जो E है इस पे भी डाउट होता है बहुत बच्चों की, सर ये E किसका है फिर, क्या केवल अंदर वाले का है, क्या केवल बाहर वाले का है, या सभी का। तो बच्चों यहाँ पर जो ये E है ये E नेट है, चाहे मतलब ये सभी चार्जेस के का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब E ड्यू टू Q1, E ड्यू टू Q2 जो अंदर वाले हैं उनका भी है सम, और जो बाहर वाले हैं उनका भी है। मतलब यहाँ पर फील्ड तो जो निकलेगा गॉस लॉ से, अगर हम फील्ड निकालेंगे तो हमें हमेशा नेट फील्ड मिलेगा। ये बात समझने का है, जो हमें फील्ड मिलेगा वो हमेशा बच्चों क्या होगा, नेट फील्ड मिलेगा। लेकिन फिर आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर फिर क्यों हमने अंदर वाले चार्ज को ही रखा, बाहर वाले को क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि बाहर वाले की वजह से, बाहर वाले चार्ज के वजह से इस क्लोज गॉसियन सरफेस पे हमेशा और हमेशा नेट फ्लक्स ज़ीरो होगा, नेट फ्लक्स हमेशा ज़ीरो होगा। तो फ्लक्स फाई, ठीक है, थ्रू आउटसाइड ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस थ्रू गॉसियन सरफेस ऑलवेज ज़ीरो होता है। ये मैंने थोड़ा तुम लोगों को बताया भी था। ऑलवेज ज़ीरो होगा, ये ऑलवेज जो है ज़ीरो होगा। इस चीज़ को और समझिए कैसे। मान लीजिए, तो आपने इसका स्टेटमेंट सीखा, साथ में ये सीखा कि राइट हैंड साइड में हम क्यू इंक्लोज क्यों लेंगे, क्योंकि बाहर का यहाँ पर नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूशन गॉसियन सरफेस से ज़ीरो होगा।
लेकिन फाई को जब हम ई डॉट डी एस लिखेंगे तो हमारा जो ये ई है वो हमेशा जो निकलेगा ई वो नेट फील्ड निकलेगा। अगर आप यहाँ से ई निकालेंगे तो वो किसका फील्ड होगा, फॉर ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस, तो वो एक नेट फील्ड होगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा और जस्टिफिकेशन देता हूं कि ऐसा क्यों है कि हमने बोला कि बाहर वाले के लिए। तो मान लो हमारे पास ये कोई गॉसियन सरफेस है और यहाँ पर अपने पास कोई एक बाहर का चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, तो इसके वजह से जो फील्ड लाइंस बच्चों यहाँ से जाएगी, यहाँ से बहुत सारी फील्ड लाइंस जाएंगी, मानते हैं कि नहीं, यहाँ से बहुत सारी फील्ड लाइन इसको पेनिट्रेट कर रही होंगी। अगर आप इसमें कोई भी एक डीएस लेते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें से ये पार्ट लिया, एक छोटा सा यहाँ पर एक डीएस का एरिया लिया, ये आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया जा रहा है, तो इसका काउंटर यहाँ पर भी आएगा बच्चों, एरिया यहाँ पे भी आएगा काउंटर। ठीक है, अब ये क्या होगा, ध्यान से देखिए कि इन दोनों का जो ये सॉलिड एंगल होगा वो सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। देखिएगा, बोथ द सरफेसेस ds2 एंड ds1 सबटेंडिंग द सेम सॉलिड एंगल। अभी आपने लास्ट टर्न पे सॉलिड एंगल पढ़ा था। ठीक है भाई, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये मैटर नहीं करता अमन भाई, मेरे पढ़ाने से आप सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं ये मैटर करता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है तो ds1 और ds2, तो ds1 और ds2 का जो सॉलिड एंगल होगा वो दोनों सेम होगा बच्चों, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सॉलिड एंगल भी सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स थ्रू, अभी मैं वो प्रूफ भी कर दूंगा, फ्लक्स थ्रू ds1 जो होगा वो फ्लक्स थ्रू ds2 के बराबर होगा, लेकिन माइनस टाइम्स। क्यों माइनस टाइम्स? क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ये बताया भी था, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर होगी और ये E1 इधर होगा। तो आप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये अपने पास हो जाएगा E1 E2 जो भी फील्ड होगी आप, और यहाँ पे ds2 कैप, ये होगा ds2 कैप, और ये होगा ds1 कैप। तो यहाँ पर आएगा E1 ds1 cos पाई और यहाँ आएगा E2 ds2 cos पाई। आप बोल सकते हो कि सर जब E1 E2 है तो फ्लक्स कहाँ सेम हो रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि फ्लक्स E1 E2 से नहीं, सॉलिड एंगल, अगर आपका दोनों सरफेसेस ने इक्वल सॉलिड एंगल सबटेंड किया है तो दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इक्वल फ्लक्स। अभी मैं उसको भी प्रूफ कर दूंगा। तो इसीलिए बच्चों फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्ज, एक का जितना नेगेटिव होगा उसका दूसरे का पॉजिटिव होगा। ऑलवेज जीरो होगा, इसीलिए नहीं लिया जाता है। थ्रू गॉसियन सरफेस, ये बात थी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि सॉलिड एंगल अगर इक्वल है तो इक्वल फ्लक्स कैसे होगा। पहले तो बात करें कि सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास होगा। तो हम स्फेरिकल कैप की बात कर रहे थे। तो मान लीजिए अब आपके पास एक स्फेयर है जो कि एक गॉसियन सरफेस है, और आपने कहीं यहाँ पर कोई सेंटर पे कोई क्यू चार्ज रख रखा है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी, इसकी फील्ड लाइन सभी को पता है, वो फील्ड लाइंस जो है इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होगी। बट वी आर इंटरेस्टेड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो केवल इस स्फेरिकल कैप से पास हो रही हैं। हम इंटरेस्टेड हैं इस स्फेरिकल कैप के फील्ड लाइंस से, यहाँ से केवल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, पूरे स्फेयर से कितना फ्लक्स पास होगा वो तो आप सभी को पता है। अगर पूरे स्फेयर की बात करें तो फ्लक्स थ्रू द स्फेयर, अगर आप स्फेयर को पूरे को, इसको गॉसियन सरफेस ले रहे हैं,
तो सबको पता है कि यहाँ से जो फ्लक्स इंक्लोज होगा पूरा का पूरा चार्ज इंक्लोज है, तो प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा। बट ये नहीं पूछा जा रहा है, इट इज आस्किंग कि जो स्फेरिकल कैप है उस स्फेरिकल कैप से इस टोटल में से स्फेरिकल कैप से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो स्फेरिकल कैप से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों स्फेरिकल कैप से कितना फ्लक्स पास होगा उसके लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सॉलिड एंगल और प्लानर एंगल में एक रिलेशन डेवलप किया था। इसका जो प्लानर एंगल है, जो ये कोन बना रहा होगा वो थीटा है, और सॉलिड एंगल आपका ये है जो स्फेरिकल कैप ने बनाया होगा। प्लानर एंगल इसका ये वाला है, यहां बना के दिखा दे रहा हूं। और इसी का ये स्फेरिकल कैप है ये। है ना, तो ये अपने पास प्लानर एंगल होगा। तो ये जो अपना है प्लानर एंगल है, और ये कैप का पूरा एंगल है ये सॉलिड एंगल। तो इस कैप से कितना जो है फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, पेनिट्रेट हो रही हैं, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करें, आपको पता है टोटल इतना है, और तो क्या हम बोल सकते हैं कि टोटल का इतना है तो इसका सॉलिड एंगल कितना है बच्चों 4 पाई। तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना होगा, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल सॉलिड एंगल। पूरे स्फेयर से टोटल फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और पूरे स्फेयर का टोटल एंगल है अपने पास 4 पाई, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल ये है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल कैप, तो फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल कैप वो कितना हो जाएगा। तो स्फेरिकल कैप का सॉलिड एंगल ये है, पर यूनिट हमें पता है तो यूनिटरी मेथड वाइज कर रहे हैं, सिमेट्रिकली रखा हुआ है। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल, और Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड एंगल और प्लानर एंगल में कल ही हम लोग ने फॉर्मूला लास्ट टर्न पे ये डिराइव किया था, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो नाउ वी आर गेटिंग ए फॉर्मूला फॉर फ्लक्स थ्रू सॉलिड एंगल Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो फ्लक्स थ्रू सॉलिड एंगल, फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल कैप, अगर उसका हमें प्लानर एंगल पता है तो हम इस फॉर्मूले से, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट से हम बता सकते हैं। ठीक है, इस रिजल्ट से हम बता सकते हैं Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज योर फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल कैप। क्लियर है बच्चों। तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज योर फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल कैप। आगे देखें, तो आप सॉलिड एंगल से अगर आप देखिए कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेसिक इंटीग्रेशन से बच सकते हैं, और सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से इसको ऑब्जेक्टिव वाइज कर सकते हैं। मान लीजिए एक डिस्क है, और इस डिस्क के एक्सिस पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q। इस डिस्क के पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इस डिस्क के एक्सिस पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q d डिस्टेंस पे।
अब आपको बताना है कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो एक तो तरीका है बच्चों कि आप रिंग कट करो, ठीक है, आप एक यहाँ पे रिंग कट करो और इस रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, उसका कंपोनेंट होगा। मतलब एक जो कन्वेंशनल मेथड है वो ये है कि आप यहाँ पे r डिस्टेंस पे जाके एक रिंग कट करो, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगी, इसका एक ये थीटा है, इसका एक कंपोनेंट होगा इधर, ठीक है, ये थीटा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ई कॉस थीटा। तो ये ई कॉस थीटा इस dr थिकनेस से पेनिट्रेट हो रहा है। ये रिंग का जो थिकनेस है ना, आपने लिया है ये d, तो यहाँ पे r पे कोई dr थिकनेस का, ये dr थिकनेस का जो रिंग होगा इससे पेनिट्रेट होगा और यहाँ से फिर फंक्शन बनेगा, जो मैंने आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे भी मैंने ये मेथड एक्सप्लेन किया है। एक तो ये कन्वेंशनल मेथड है। अब एक जो स्मार्ट मेथड है वो ये है कि सभी को पता है कि ये जो आपको दिख रहा है डिस्क, इसका जो सॉलिड एंगल होगा, ये जो यहाँ पर सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, क्योंकि ये कोई ना कोई, देखिएगा ये कोई ना कोई स्फेयर का पार्ट होगा बच्चों। इसको अगर आप ऐसे देखते हो, ये कोई ना कोई स्फेयर का पार्ट होगा कि नहीं होगा, तो किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा। तो जो ये स्फेरिकल कैप आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो स्फेरिकल कैप यहाँ पर आएगा, उसका इस स्फेरिकल कैप का, इस स्फेरिकल कैप का जो सॉलिड एंगल होगा वही इस डिस्क का भी होगा। बताइए, इस कॉन्सेप्ट से हम इसको कर रहे हैं। तो दोनों का, ये जो स्फेरिकल कैप आपको यहाँ दिख रहा होगा और ये डिस्क, तो दोनों का ये सॉलिड एंगल अपना सेम होगा, ठीक है। कमेंट्स आपके स्टॉप हो गए लगता है। तो यहाँ से जो है, अब आप इजीली बता सकते हो कि इसका प्लानर एंगल थीटा है और ये पूरा सॉलिड एंगल है, इसका रेडियस r है। तो फ्लक्स थ्रू द सॉलिड एंगल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Q/2, ये कैपिटल Q लिया गया है, तो कैपिटल Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। बस आपको कॉस थीटा लिख देना है। तो कॉस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d² प्लस r²। तो कॉस थीटा हो जाएगा d/√d² प्लस r²। तो ये आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस d/√d² प्लस r², ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉलिड एंगल के थ्रू भी फ्लक्स निकाल सकते हो स्मार्टली, ठीक है। बाकी और भी आपको वीडियो में जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दिस इज द वे हाउ वी आर कैलकुलेटिंग। अब गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना चाहिए, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ से इंपॉर्टेंट बातें, एक सेकेंड। हेलो, हेलो, कमेंट्स नहीं दिख रहा है बच्चों आपका, एक बार कमेंट करिए। एक बार कमेंट करिए। हाँ, अभी आया, अब आ रहा है भाई विशाल, ठीक है। चलिए, तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ। तो सबसे पहला ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस, है ना। गॉसियन सरफेस का मतलब ये है कि द सरफेस शुड बी ऑलवेज क्लोज, ठीक है। अच्छा,
इट फंडामेंटली गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉट द फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गॉस लॉ हमें क्या देता है। गॉस लॉ से हमें टोटल फ्लक्स निकालने का तरीका मिलता है। आरएचएस में क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, एलएचएस में एफ टोटल था। तो गॉस लॉ इज बेसिकली गिविंग यू एन आइडिया फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल फ्लक्स नॉट द फील्ड। आप बोलोगे सर फील्ड भी तो निकाल लेते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशन वी कैन फाइंड फील्ड ऑल्सो बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, वो भी आज देखेंगे कि अंडर विच कंडीशन। बट फंडामेंटली वो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का। इट रिलेट्स द टोटल फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज सरफेस टू द चार्ज इंक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो ये दो चीजों में रिलेशन बताता है, टोटल फ्लक्स और चार्ज इंक्लोज में रिलेशन बताता है। अगर हमारा चार्ज इंक्लोज जीरो है बच्चों, तो टोटल फ्लक्स इसमें जीरो होगा। अब यहीं से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट जो चार्ज बाहर का होगा उसका कुछ ना कुछ फील्ड होगा, जो अंदर होगा उसका होगा। लेकिन अगर क्यू इंक्लोज जीरो है, इसका मतलब नेट फील्ड जीरो है। उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि अंदर वाले का जीरो है बाहर का, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। अगर चार्ज नहीं है अंदर तो आपका फील्ड जीरो है, नेट फ्लक्स जीरो है, नेट फील्ड जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गॉस लॉ से रिलेटेड कि टोटल फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी एक चार्ज को आप कई सारे गॉसियन सरफेस जिसके अलग अलग शेप हो सकते हैं, अगर आप किसी एक सिंगल चार्ज को डिफरेंट शेप के गॉसियन सरफेस के साथ इंक्लोज करते हो तो फ्लक्स जो टोटल होगा वो सेम होगा, क्योंकि चार्ज इंक्लोज की वैल्यू सेम है। वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा जो चार्ज इंक्लोज हुआ है गॉसियन सरफेस से, उस गॉसियन सरफेस का शेप क्या है। भाई ये चैप्टर जो है बहुत लंबा चलेगा, अप्रैल पूरा चलेगा, ठीक है, और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च भी अप्रैल में भी चल सकता है। ठीक है, अपने अपना है, आप जिस टीचर से कर रहे हैं आप करिए, ठीक है। बट मेरा ये चैप्टर बहुत लंबा चलेगा क्योंकि ये हाईली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है, बाकी आपकी मर्जी है। टोटल फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक ही चार्ज को सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, क्यूब और कोई ऐसा है ना, तो हर एक शेप से मैंने किया है, बट टोटल इंक्लोज चार्ज सभी गॉसियन सरफेस से उतना ही होगा क्योंकि सभी ने क्यू चार्ज को ही इंक्लोज किया है। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ चार्ज। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर आपने क्या किया है कि एक ही गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस पे आप सेंटर पे चार्ज को रख दो या इसी गॉसियन सरफेस को विदाउट सेंटर पे रख दो, तो इन दोनों से जो चार्ज इंक्लोज होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। क्लियर है, क्योंकि चार्ज लोकेशन गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहाँ पड़ा है इस पे मैटर नहीं करता टोटल फ्लक्स, वो केवल मैटर करता है कि कितना चार्ज इंक्लोज है। ठीक है, टोटल फ्लक्स ये ध्यान रखना। जैसे क्यूब है, अब क्यूब के सेंटर पे मैंने रख दिया, अब ये कोई क्यूब के यहाँ पर रख दिया, तो दोनों क्यूब पे जो नेट इंक्लोज चार्ज है वो क्यू ही है, तो टोटल फ्लक्स बच्चों यही आएगा, टोटल फ्लक्स यही आएगा। हाँ, वो अलग बात है कि ये चार्ज सिमेट्रिकली रखा है तो क्यूब के सारे 6 फेसेस इस टोटल चार्ज का इक्वल शेयर पाएंगे, लेकिन इस केस में चार्ज अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो हम ये कतई नहीं बोल सकते कि ये टोटल चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन होगा सभी 6 फेसेस पे बराबर बटेगा, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिमेट्रिकली नहीं है with respect to all the 6 faces, but this charge is kept symmetrically with respect to all the 6 faces,
So we can say that the total flux will equally contribute, equally divide to all the 6 phases. I think सभी को क्लियर होगा, बट टोटल दोनों का सेम होगा, वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर यही चीज जो मैंने बताया, इसी को यहां एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई चार्ज जैसे मान लीजिए n आइडेंटिकल फेसेस से इंक्लोज्ड है, कोई चार्ज जो है एक गॉसियन सरफेस है जिसके n फेसेस हैं, और वो n फेसेस से एक चार्ज जो है सिमेट्रिकली इंक्लोज है। मतलब क्या कि जो चार्ज है वो n फेसेस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस जो होगा वो फाई टोटल अपॉन n हो जाएगा, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई सिमेट्रिकली रखा है n फेसेस के साथ, तो टोटल का जो योगदान होगा n फेसेस में वो बराबर बराबर बटेगा। यही बात इसने बताई है। इसी चीज को हम और देख सकते हैं कि जैसे एक क्यूब है, इसमें 6 फेसेस हैं, n की वैल्यू 6 है, तो टोटल जो होगा वो q बाई 6 हो जाएगा ईच फेस के लिए। लेकिन ऐसा हम कब बोल पाएंगे? जब ये चार्ज सेंटर पे रखा है, मतलब सिमेट्रिकली रखा है थ्रू ऑल द फेसेस, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सिमेट्री के भी बहुत मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट केस एक लेते हैं, कॉर्नर पे है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो हमें कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो हमें बताना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो बच्चों अब ये क्यूब के कॉर्नर पे आ गया, क्या हम लोग इस क्यूब को गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं इस चार्ज के लिए? प्लीज कमेंट। इस चार्ज के लिए ये क्यूब क्या गॉसियन सरफेस माना जाएगा क्या? पहले ये बताइए जल्दी से कमेंट करके। क्या हम इस क्यूब को इस चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं क्या? यस सर। कैसे बोल सकते हैं भाई, आप लोग खुद बताओ। क्या ये चार्ज जो है गॉसियन सरफेस का मतलब वो उस चार्ज को पूरा इनक्लोज करे, तो क्या ये गॉसियन सरफेस माना जाएगा इस चार्ज के लिए? नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस क्यूब ने, बच्चों इस क्यूब ने इस चार्ज को पूरी तरीके से इंक्लोज नहीं किया है, तो क्यूब विल नॉट एक्ट एज ए गॉसियन सरफेस। ठीक बात है। तो सर इसको गॉसियन सरफेस इसका क्या होगा? चलिए देखते हैं। यहां मैंने कुछ फिगर बनाए हैं। एक आपने क्यूब लिया, ऐसे आपने बच्चों एक क्यूब और रखा, एक क्यूब और रखा, एक क्यूब और रखा, तो आपने देखा कि 4 क्यूब हो गए। और ऐसे ही 4 क्यूब बैक साइड रखा, यहां लिखा हुआ है 4 तो मैं बना पा रहा हूं, 4 मैं और आगे बनाऊंगा तो फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैंने यहां लिखा है, आप इमेजिन कर सकते हैं 4 बैक साइड, 4 क्यूब जो है और आपने बैक साइड रख दिया। तो जब 4 क्यूब और बैक साइड रख दिया तो 8 क्यूब में ये अब इसके सेंटर पे आ गया। जो 8 क्यूब है उसके सेंटर पे ये 4 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो कि 8 क्यूब के सेंटर पे ये क्यूब पड़ा है, तो नाउ दिस 8 क्यूब इज एक्ट्स एज ए गॉसियन सरफेस फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ज क्यू। इस क्यू चार्ज के लिए ये जो 8 क्यूब का एक बड़ा क्यूब है, दैट विल बी एक्ट्स एज ए गॉसियन सरफेस, और उन 8 क्यूब के रिस्पेक्ट में ये चार्ज सिमेट्रिकली रखा है, क्योंकि ये 8 के कॉर्नर पे रखा है। तो पहले तो उन 8 क्यूब को एक गॉसियन सरफेस मानो। तो 8 क्यूब को जब आपने गॉसियन सरफेस माना तो उस पर टोटल चार्ज हो जाएगा थ्रू 8 क्यूब q बाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर वो कॉन्सेप्ट लगाओ जो अभी आपने फेस के लिए लगाया था। यहां पर ये चार्ज 8 क्यूब के कॉर्नर पे रखा है, मतलब 8 क्यूब के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ईच क्यूब से फ्लक्स जाएगा वो q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जाएगा, q बाई 8। जिन बच्चों ने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया होगा केमिस्ट्री में, कमेंट करके बताइए क्या सॉलिड स्टेट पढ़ लिया है? नए बच्चों की बात कर रहा हूँ, वही होंगे भी होपफुली। तो आप मुझे बताइए, आपने BCC और FCC क्लोज पैकिंग पढ़ी होगी यूनिट सेल्स की। तो FCC में
कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8 का शेयर मिलता है, 8 इंटू 1/8 का शेयर मिलता है एफसीसी स्ट्रक्चर में, शायद आप सभी ने पढ़ा होगा। तो अगर आप उससे सोचेंगे तो भी आपको इजीली पता चल जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उनके लिए ये है, देख सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं पढ़ा है, ओके कोई बात नहीं। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया, ये सिमेट्री वाला तो समझ में आ गया होगा, ये सिमेट्री वाला तो सबको समझ में आ गया होगा। आइए इसी को और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस। अगर इसी कॉर्नर पे रखा हुआ है तो आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस। तो बच्चों अगर आपसे क्यूब पे तो निकाल दिया आपने, 8 क्यूब को बड़ा क्यूब माना, फिर एक क्यूब से होगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपसे अब पूछा जा रहा है कि इस कॉर्नर पे रखा है आपने, तो इस क्यूब के फेसेस से कितना फ्लक्स पास होगा उसकी बात करते हैं। तो जरा देखो, मैंने +Q चार्ज की कुछ फील्ड लाइंस बनाई हैं, और जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे के कॉर्नर पे ऐसा इमेजिन करो कि एक चार्ज रख दिया है। तो जब उसकी फील्ड लाइंस जा रही होंगी तो कमरे में जो आपके 3 दीवार हैं जो उस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे वो कॉर्नर बन रहा है, जो अपने 3 दीवार होंगे, ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट, सेकेंड और ये पीछे वाला थर्ड, ये तीनों मिलकर इस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कॉर्नर को बना रहे हैं। तो यहां से जो फील्ड लाइंस होंगी, इसके और इसके, कौन से 3 वॉल के लिए जो इस कॉर्नर को बना रहे हैं, वहां पर इसकी फील्ड लाइंस उसके प्लेन में होगी। ये बात समझ पा रहे हैं? मतलब फर्स्ट, सेकेंड और ये पीछे जो थर्ड है, इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी उनके प्लेन में होंगी, और जब वो उनके प्लेन में होंगी तो इनका जो एरिया वेक्टर होगा S1 का या S2 का, और S3 मैंने दिखाया नहीं है, जो ब्लैक बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड होगा, तो ये S1, S2 और S3 ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होंगे। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होंगे तो आपको पता है E.ds, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो ये इसका जो टोटल क्यूब से जो फ्लक्स था Q/8 एप्सिलॉन नॉट, वो केवल और केवल 3 फेसेस जो है शेयर करेंगे। कौन कौन से? ये 4, 6 और 5, मतलब दीवार का जो आपने कोना लिया है उसके जो अपोजिट दीवार्स हैं वहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पेनिट्रेट करेगी, इसको पेनिट्रेट करेगी, और आपको जो सामने वाला ये 6 है इसको पेनिट्रेट करेगी डिफरेंट एंगल्स पे। तो इसका मतलब हुआ कि जो टोटल Q/8 एप्सिलॉन नॉट है वो 6 फेसेस में नहीं बंट रहा है, वो केवल 3 फेसेस में बंट रहा है इक्वली। आप बोलोगे सर इक्वली क्यों? क्योंकि इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में इस वाले फेस, इस वाले फेस और इस वाले फेस के लिए सिमेट्रिकल लोकेशन है ना। ये वाला जो फेस है, ये जो फेस है और ये जो फेस है, ये तीनों फेस इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली लोकेटेड है। इसीलिए क्यूब का जो टोटल फ्लक्स है वो 3 हिस्सों में बटेगा और हमारे पास आएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। कमेंट करके बताइए ये क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों? Q/24 एप्सिलॉन नॉट, ये सभी को क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। देखिए मैं आपसे ये कह रहा था कि ये तो समझ गए आपने कि क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा वो Q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। और हमने 3 क्यों किया है, इसी को मैं करीब 5 मिनट लगाया समझाने के लिए, लेकिन आप फिर वही पूछ रहे हो 3 कैसे। इसका मतलब आप सुन नहीं रहे थे, यही प्रॉब्लम है। थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। तो यहाँ पर मैं आपको बना भी चुका हूँ, आपको ये लॉजिक दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं
जिससे ये कॉर्नर बना है, 3 फेसेस से कॉर्नर जो बना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उन फेसेस के प्लेन में होगी, और उन फेसेस के जब प्लेन में होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ा इसको आपको इमेजिन करना होगा, जैसे आप कमरे में बैठे हैं, चार्ज क्यू को कॉर्नर पे रखिए, वहां से फील्ड लाइंस इमेजिन करिए, तो एक छत के फेस पे होगा, एक आपके एक और दीवार और दूसरे दीवार के प्लेन में ही जा रहा होगा। तो वहां से इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर और 3 इसका एरिया वेक्टर, ये तीनों इस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका फ्लक्स 0 आएगा। जो कंट्रीब्यूशन होगा वो केवल 4 में होगा, 6 में होगा और 5 में होगा, और ये तीनों इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली हैं, तो टोटल फ्लक्स का इक्वल शेयर इन तीनों को मिलेगा, इसीलिए 1/3 किया गया है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक चार्ज क्यूब है। अब क्यूब के फेस पर, एक के फेस पे मैंने चार्ज रख दिया। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब का क्या मतलब है? पहले आपको इसको भी गॉसियन सरफेस बनाना होगा। ये गॉसियन सरफेस नहीं है, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस नहीं है। अगर ये गॉसियन सरफेस होने के लिए एक क्यूब और जोड़ेंगे, अब ये पूरा दोनों क्यूब मिलकर एक बड़ा गॉसियन सरफेस बनेगा, जिसमें ये चार्ज क्यू इंक्लोज हो चुका है। तो इस पूरे गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स जो दोनों क्यूब से होगा वो Q/ε0 होगा। और इस चार्ज के लिए जैसा ये क्यूब है वैसा ये क्यूब है, दोनों सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं, इसीलिए 1/2 का शेयर मिलेगा एक को। तो एक से कितना होगा? Q/2ε0। आई थिंक सभी को क्लियर है। इसी को और एक क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लिया है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। मान लीजिए आपने क्यूब को किसी की क्यूब के एज पे रख दिया है, क्यूब के क्या कर दिया है? एज पे रख दिया है। तो बच्चों अब एज पे रख दोगे तो आप मुझे बताओ कि इसको गॉसियन सरफेस बनाने के लिए, इसको इंक्लोज करने के लिए कितने क्यूब लेकर आओगे? 4। ये बना हुआ है। आपने क्या किया, एक ये था, ऐसा ही एक आपने एक और लेकर आ गए, एक और लेके आए और एक ही। अब ये चारों क्यूब का बड़ा जो क्यूब होगा, देखिए लिखा है गॉसियन सरफेस, इन चारों क्यूब से हमें जो मिलेगा, अब ये गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है। अब ये अपना क्या होगा? गॉसियन सरफेस। अब बच्चों अगर ये अपना एक गॉसियन सरफेस है पूरा बड़ा वाला, तो ये पूरे 4 क्यूब से इंक्लोज हुआ है, और ये चारों क्यूब इस क्यू के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं। तो एक क्यूब से, टोटल 4 क्यूब से होगा Q/ε0। तो एक क्यूब से कितना होगा? 1/4, 1/4, Q/4ε0। आई थिंक अब आपको इस टाइप के सिमेट्री के क्वेश्चंस का आइडिया लग रहा होगा, क्यूब सिमेट्री का। जैसे मान लीजिए ये था एक क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है कि आपको मान लीजिए एक फेस दिया हुआ है A और A, और यहाँ पे कोई चार्ज है Q जो A/2 पर रखा है। तो आपको इस फेस से फ्लक्स बताना है, फ्लक्स थ्रू दिस फेस, फ्लक्स थ्रू दिस फेस, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ कि इसको आप ऐसे देख सकते हो क्या कि आपको ये दिया हुआ है, मैं यहां बना दे रहा हूं, आपको ये दिया हुआ है कि एक फेस आपको ये दिया हुआ है। डायमेंशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, डायमेंशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। डायमेंशन से आपको क्या समझ में आता है कि ये A है, ये A है, तो जो अपना चार्ज रखा हुआ है वो इसके परपेंडिकुलर रखा है कितनी डिस्टेंस पे? A/2 पे, A/2 पे एक चार्ज रखा है। तो इसके वजह से यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप एक ऐसे और 5 फेसेस लाकर इसको इंक्लोज कर सकते हो, मतलब एक क्यूब बना सकते हो। देखो जरा, एक आप 8 डिस्टेंस का
मतलब ए साइड का नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। ये दिया था आपको, और ये आपका a/2 पर है। तो अब आप मुझे बताइए, आपको इसके थ्रू निकालना था फ्लक्स, ये वाले के थ्रू फ्लक्स निकालना था ना, इस वाले के थ्रू फ्लक्स निकालना था। क्या समझ में आया कि हम इससे इसके डायमेंशन को देख रहे हैं, ये भी ए है, ये भी है, और ये a/2 है। तो अगर हम एक क्यूब बना दें, इनसे मिलकर एक क्यूब बना दें और इसको कंस्ट्रक्ट कर दें, तो यहाँ से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि सर ये इसका क्यूब का ये सेंटर हो जाएगा, ये क्यूब का सेंटर हो जाएगा। और अभी अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि अगर क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज है तो हर एक फेस से कितना होता है, वही वाली बात हो जाएगी कि नहीं इनडायरेक्ट वे में, बताइए। तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो क्यूब से फाई क्यूब जो होगा, आपने एक क्यूब बनाया उसको आप बोल सकते हैं ये, इससे पूछा है तो फ्लक्स थ्रू शेडेड पोर्शन जो एक होगा वो हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऐसा आप कब कर पाए, क्या ये बताइए कि ये a/2 नहीं होता तो क्या हम कर पाते, ये अगर a/3 होता, a/4 होता, तो कमेंट करके बताइए क्या हम लोग कर पाते, ये नहीं कर पाते। क्योंकि अगर ये a/3 होता या a/4 होता तो ये क्यूब के रेस्पेक्ट में, सारे फेसेस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली नहीं रखा होता, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे। तो इस डायमेंशन की वजह से हम ऐसा सोच पाए। क्लियर है? चलिए, इसी क्वेश्चन को मैंने बनाया था, काफी अच्छा क्वेश्चन, कि अगर मैं फ्लक्स थ्रू ईच फेज, आपको बताना है किस केस में, व्हेन प्लस क्यू जस्ट इनसाइड, जो मैंने कॉर्नर पे रखा था। ये एक बहुत बढ़िया एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो मैंने अभी बनाया था जब पढ़ा रहा था किसी बच्चे का डाउट के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई क्यू चार्ज था, इसको अगर हम जस्ट इनसाइड ले आए या जस्ट आउटसाइड ले आए, तब आपको बताना है कि फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्या होगा। अभी तो कॉर्नर वाला हमने किया था, कॉर्नर से हल्का सा उसको अंदर कर दे या हल्का सा बाहर भेज दे, दोनों केस के लिए फ्लक्स निकालना है। तो अभी हल्का सा हमने अंदर कर दिया, अब इसका फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। फेसेस आपको दिख रहे हैं कि 1, 2 और 3, ये वो फेसेस हैं जो इस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये जो 4, 5, 6 हैं इस कॉर्नर के अपोजिट वाले फेसेस हैं। और हमने ये सीखा था कि जब ये कॉर्नर पर था तो इन तीनों से फ्लक्स पास हो रहा था, और वो टोटल फ्लक्स का 1/3 था, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। यही तो था बच्चों। अब आप मुझे बताओ कि जब ये कॉर्नर पे था और कॉर्नर से हल्का सा मैं इसको अंदर ले आया, तो क्या इसमें और इसमें ये 4, 5, 6 से प्लस फ्लक्स जो पहले कॉर्नर पर था तब जो जा रहा था, और ये जो वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट। तो जस्ट इनसाइड हम लेके आ रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि चाहे ये कॉर्नर पे हो, चाहे जस्ट इसको अंदर भेज दिए, तो 4, 5 और 6 से जो फ्लक्स कॉर्नर पे था तब पास हो रहा था, वो वही होगा जब ये जस्ट इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट इनसाइड में इसकी सिमेट्री इस क्यू से नहीं गड़बड़ा रही है। लेकिन जैसे ये अंदर हो गया, 1, 2 और 3 के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो 1, 2 और 3 के प्लेन में है
और इनका फ्लक्स जीरो होगा। आप खुद इमेजिन करिए कि छत के कॉर्नर पे, छत के पहले कॉर्नर पे था, अब उसको अपने रूम के अंदर लाके देखिए, तो ये जो आपने अंदर भेजा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से भी पेनिट्रेट करेंगी, है ना, और ये सेकंड वाले को भी पेनिट्रेट करेंगी और ये थर्ड वाले को भी पेनिट्रेट करेंगी। ये बात पहले समझ में आई क्या, कि अगर ये चार्ज अंदर होगा तो अब 1 2 3 से जो फ्लक्स होगा वो जीरो नहीं लिखा जाएगा और वो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, जस्ट अंदर है तो वो पेनिट्रेट करेगा तीनों वॉल को जो कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कॉर्नर को बना रहे हैं, उन फेसेस को जो है उसकी फील्ड लाइंस अब पेनिट्रेट करेंगी, उसके प्लेन में नहीं रहेंगी। तो ये बहुत टफ है, उसको निकालना, मैथमेटिकली निकालना इम्पॉसिबल इवेंट है, लेकिन दिमाग ये लगा सकते हैं कि 1 2 3 से जो होगा कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कॉर्नर वाले हैं, 4 5 6 है नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कॉर्नर। अच्छा, ये मैंने बताया कि जस्ट इनसाइड होगा, तो 4 5 और 6 से जो फ्लक्स था हम निकाल चुके हैं, जो कॉर्नर पे था वही अभी भी रहेगा, क्योंकि हम इसको जस्ट लेके आ रहे हैं, जस्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन जो φ1 φ2 और φ3 होगा ये हमें नहीं पता, तो इनको हमने फाई लिख लिया। तो 3 टाइम्स ऑफ फाई प्लस 3 टाइम्स ऑफ इसके वजह से, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस, ये टोटल फ्लक्स के बराबर होगा। और बच्चों टोटल फ्लक्स हमें पता है, ये गॉसियन सरफेस बन जाएगा, चार्ज अंदर है, तो टोटल फ्लक्स हमें पता है वो है Q/ε0, और इन तीनों के वजह से पता है, तो इन तीनों का निकल जाएगा, वो हो जाएगा यहां से 3 टाइम्स 5 प्लस Q/24ε0 इक्वल टू Q/ε0। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है फाई मिल जाएगा। और फाई क्या था, फाई था 1 2 और 3 से फ्लक्स, तो 1 2 और 3 का फ्लक्स जो है वो आपको ये मिल जाएगा 7 Q/24ε0। तो दिस विल बी ए वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह जब बाहर होगा, इसी तरह जब बाहर होगा तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि जस्ट बाहर होगा तो नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि अगर आप इसको गॉसियन सरफेस मान रहे हो तो इसके अंदर कोई चार्जिंग क्लोज ही नहीं है, तो बस टोटल फ्लक्स जीरो होगा और इनके वजह से फाई होगा। इसकी सिमेट्री नहीं गड़बड़ाएगी, चाहे ये कॉर्नर पे हो, चाहे जस्ट अंदर हो, चाहे जस्ट बाहर हो, 4 5 और 6 से यही फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो फिर से हम वही करेंगे, दिस 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस दिस इक्वल टू 5 टोटल, और 5 टोटल जीरो है, तो इनके वजह से जो फ्लक्स होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ Q/24ε0 होगा, माइनस टाइम्स ऑफ Q/24ε0 होगा। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा। तो जस्ट अंदर जस्ट बाहर, इस पे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जिसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। बाकी जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड फ्लक्स इनक्लोज थ्रू द स्फेयर, एक स्फेयर है और एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की फील्ड इसको पेनिट्रेट कर रही होगी, तो हमें इसके वजह से इस पे फ्लक्स निकालना है दो कंडीशन में, कि इफ D इज ग्रेटर देन R, D इज लेस देन R। तो बच्चों अगर D ग्रेटर देन R होगा और इसको अगर आप गॉसियन सरफेस मानते हो, इसी से हमें निकालना है फ्लक्स, तो इससे कोई चार्ज इंक्लोज नहीं होगा अगर D ग्रेटर देन R है। देखिए D ग्रेटर देन R है तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि चार्ज इंक्लोज जीरो होगा, ये लाइन इसको पेनिट्रेट करके नहीं जाएगी, है ना। दूसरी कंडीशन है कि इफ D इज लेस देन R, इसका डायग्राम यहां बना हुआ है, अगर D इज लेस देन R होगा, मान लो D लेस देन R है, तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ पार्ट इस लाइन चार्ज का इस स्फेयर को पेनिट्रेट करेगा और कुछ चार्ज इंक्लोज हो जाएगा, है ना, कुछ चार्ज इंक्लोज हो जाएगा। अब ये चार्ज इंक्लोज हम निकाल सकते हैं, कितना होगा, ये D है, ये R है, तो ये वाली डिस्टेंस बच्चों निकाल ही सकते हैं। ये क्या होगा, √R² माइनस D², और ये हो जाएगा, ये भी वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, √R² माइनस D²। तो लाइन चार्ज का कितना लेंथ इस गॉसियन सरफेस के अंदर है वो हमें पता चल गया
कितना लेंथ है, 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है। तो क्यू इंक्लोज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए बी, ये ए बी मान लीजिए, तो लैम्डा हो जाएगा लैम्डा इंटू ए बी, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ इंटू लैम्डा, और टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से कितना हो जाएगा, चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जिसमें आपको नेट चार्ज इंक्लोज ढूंढ लेना होगा और वहां से बाई एप्सिलॉन नॉट कर देना होगा। आई थिंक ये भी क्लियर होगा सभी को। जैसे इसी पे एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और ये बॉडी डायगोनल है ना, क्यूब के बॉडी डायगोनल के लॉन्ग रखा हुआ है। तो इसका आंसर सभी बच्चे बता सकते हैं। इस क्यूब को अगर आप गॉसियन सरफेस मानते हैं और ये बॉडी डायगोनल है, इसका लेंथ अपना ए है, तो बच्चों कितना फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स होगा चार्ज इंक्लोज। चार्ज इंक्लोज कितना होगा, बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता है वो सभी को पता है √3a है बॉडी डायगोनल, तो लैम्डा इंटू √3a, तो चार्ज इंक्लोज हो जाएगा लैम्डा इंटू √3a अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फ्लक्स थ्रू द क्यूब, दिस इज फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्लियर है? तो बाकी अब आप करेंगे और भी आपको चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जैसे पॉइंट चार्ज का फील्ड, ये सभी को पता है कि पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है KQ/r²। तो इस फील्ड को हम गॉस लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समझना होगा कि सर हमें जैसे पॉइंट चार्ज की फील्ड पता है, तो हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज की निकाली, फाइनाइट लाइन चार्ज की निकाली, रिंग की निकाली, डिस्क की निकाली, हेमिस्फेयर की निकाली, इंटीग्रेट कर करके। अगर हम गॉसियन सरफेस से किसी भी तरीके से क्यू ई नेट कैसे निकालें और कब हम गॉसियन सरफेस को प्रेफर करेंगे, तो कभी भी देख लेना कि हमें जब ई निकालना होगा तो हमें एक इंटीग्रल सॉल्व करना होगा, और वो इंटीग्रल कौन सा होगा, फ्लक्स वाला, ये वाला सरफेस इंटीग्रल। और इसका मतलब होता है क्लोज लूप, मतलब आपने एक स्फेयर है, ये कई सारे डीएस है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के वाइट और ब्लैक पैचेस हैं, तो सभी का ये डीएस होगा। तो सभी डीएस को हम क्या कर रहे हैं, सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं क्लोज लूप में, तो इसीलिए इसका मतलब होता है क्लोज लूप और इसका मतलब होता है सरफेस। तो सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 4πr²। इसका ये मतलब है, जैसे फुटबॉल में बहुत सारे ब्लैक और वाइट पैचेस हैं, सभी डीएस को ऐड करोगे, उसका एक का एरिया पैचेस का डीएस है, तो सभी डीएस को जोड़ोगे तो आपको उस फुटबॉल का कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। उसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी क्लोज लूप में इंटीग्रेशन है इसीलिए यहाँ सर्कल लगा है, और हम डीएस को इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उससे हमें उसका सरफेस एरिया मिलेगा। तो अगर हम किसी भी तरीके से ऐसा गॉसियन सरफेस बनाएं, अब आपको पता है कि यहाँ पे एंगल होगा, तो आप गॉस लॉ एप्लीकेबल तो सब जगह है, लेकिन आप मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेसी वहाँ आ जाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल बदल रहा होगा। तो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, समझ रहे होगे? आप वहीं पर गॉस लॉ प्रेफर करेंगे जहां पर आप ऐसा गॉसियन सरफेस चूज कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का एंगल आइदर पैरेलल हो जाए या फिर परपेंडिकुलर हो जाए। यही दो केस हैं जहां हम गॉस लॉ से के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मतलब हम ऐसे बॉडीज का जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, तो हम ऐसा गॉसियन सरफेस चूज कर पाएं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, तभी वी विल प्रेफर द गॉस लॉ, प्रेफर करेंगे। एप्लीकेबल हर जगह है, क्योंकि उससे मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेसी खत्म हो जाएगी। ई डॉट डी एस 0 हो जाएगा
और E अगर ds के पैरेलल होगा तो E डॉट ds E ds हो जाएगा। समझ गए होंगे। इसी बात के लिए जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज की फील्ड आप गॉस लॉ से प्रूव कर सकते हो। ये फॉर्मूला सबको रट गया होगा कि जो पॉइंट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हमने कैसे डिसाइड किया कि हमें गॉसियन सरफेस स्फेयर लेना चाहिए, क्यूब नहीं लेंगे, सिलेंडर नहीं लेंगे। आप लोग बताइए हमने कैसे डिसाइड किया कि हमें गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही लेनी चाहिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल है। प्लीज कमेंट। और हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे तो हमें क्या फायदा हो जाएगा? सभी को दिख रहा होगा कि अगर हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, तो हमें E डॉट ds इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर ही है रेडियल डायरेक्शन में। तो ये दोनों बच्चों हो जाएंगे पैरेलल। तो ये लिखा हुआ है, तो E डॉट ds जब पैरेलल हो जाएंगे तो E बाहर आ जाएगा। r डिस्टेंस का हमने लिया है, जहां पर हमें इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालना होगा। तो हम r डिस्टेंस का, जितने डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज से फील्ड निकालना होगा उतने रेडियस का गॉसियन सरफेस लेंगे स्फेरिकल। तो अब यहाँ पे E बाहर हो जाएगा, ये पैरेलल है। ds अभी अभी बताया था, इस स्फेयर का पूरा सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। तो E इंटू 4 पाई और टोटल चार्ज इसमें इंक्लोज है Q। तो बस आपको ये आंसर मिल जाता है। क्लियर है? ये आपको पहले से भी पता है। इसी तरीके से हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज का भी, जो हमने इंटीग्रेट करके निकाला था, याद होगा सभी को कि पहले हम लोगों ने फाइनाइट का निकाला था, फिर अल्फा और बीटा को 90-90 किया था, तो इनफाइनाइट का फॉर्मूला मिला था। इसको भी हम गॉसियन सरफेस से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपको बताएंगी कि यहाँ गॉसियन सरफेस हमें कैसा चूज करना चाहिए। सभी को पता है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो केवल परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज होती हैं। तो अगर हमारी जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज है बच्चों, तो अगर आप एक सिलेंडर लेके आएंगे, ये लाइन चार्ज है, आपने एक सिलेंडर लेके आए और सबको पता है कि इस लाइन चार्ज की फील्ड ऐसे जा रही है, तो जब ऐसे जाएगी तो मतलब वो सिलेंडर के कर्व सरफेस के को पेनिट्रेट करेगी परपेंडिकुलरली, सिलेंडर के कर्व सरफेस को परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करेगी। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होगा उसका जो एरिया वेक्टर है वो ds2 है। तो यहां पर ds2 और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन आप बोल सकते हो कि सर ये क्लोज तो है नहीं, गॉसियन कैसे माना? तो गॉसियन के लिए हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये भी एक क्लोज सरफेस है इसका, फ्लैट वाला, और ये भी फ्लैट वाला। बट इसमें टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लैट वाले से फील्ड जीरो होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसका जो फ्लैट सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली फॉर दिस वन, इसका मतलब ये हुआ कि फेज 1 और फेज 3 से हमारा फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर है। केवल और केवल फ्लक्स इंक्लोज होगा तो सिलेंडर के कर्व सरफेस से होगा। क्लियर है? तो सिलेंडर के कर्व सरफेस से होगा, तो इसको मैंने ऐसे लिखा है, पहले क्लोज किया। जब आप इसको ब्रेक करके लिखोगे तो आप क्लोज इंटीग्रल हटा दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे E डॉट ds1 लिखा है, ds1 मतलब इसके लिए, तो इसको फेज 1 है, प्लस इसको मतलब हमने 3 में स्प्लिट कर दिया है, तो हम ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ क्लोज नहीं लिखेंगे। E इंटू ds2 ये 2 के लिए, E इंटू ds3 3 के लिए। तो इन दोनों के लिए जीरो होगा क्योंकि E इंटू ds1 या E इंटू ds3 परपेंडिकुलर है। इसके लिए E बाहर हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है, तो E डॉट ds2 E ds2 हो जाएगा, E बाहर हो जाएगा। ds2 का मतलब
DS2 का मतलब क्या हुआ, गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस जो DS2 होगा वो होगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2πRL। तो 2πRL दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हमने सारे यहाँ पे जितने भी DS2 पैच हैं सबको जब इंटीग्रेट करोगे तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। तो E इंटू 2πRL इक्वल टू चार्ज इंक्लोज। तो अगर ये L लेंथ का गॉसियन सरफेस है तो इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज में L लेंथ का चार्ज इंक्लोज है, तो लैम्डा इंटू L लिख देंगे, दिस इज द चार्ज इंक्लोज। लैम्डा इंटू L लिख देंगे, दिस इज चार्ज इंक्लोज। तो यहां से बच्चों आपको इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो आपका जाना पहचाना फॉर्मूला है वो मिलता है, ठीक है, लैम्डा अपॉन 2πε0r। अब आप पूछ सकते थे कि सर इसको फाइनाइट के लिए कर पाएंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि हम फाइनाइट के लिए गॉस लॉ लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है फाइनाइट चार्ज के लिए, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो कंपोनेंट होंगे, एक E पैरेलल होगा, एक E परपेंडिकुलर होगा। तो इसकी जो नेट फील्ड होगी वो ऐसे होगी, और ये फील्ड लाइंस, ये जो फील्ड लाइंस हैं उस पे जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट का मतलब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिजल्टेंट, ये ऐसे जाएगा। तो सबको पता है कि यहां से जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो ऐसे जा रही हैं, और जब ये ऐसे जा रही हैं तो हर एक DS के लिए यहां दिखाया गया है, हर एक DS के लिए मान लीजिए मैंने यहां पे कोई एक DS लिया, तो इस DS का एरिया वेक्टर तो ऐसा होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कुछ अलग है। यहां पर अगर मैं कोई DS लेता हूं तो ये DS ऐसा है बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, टेंजेंट नेट फील्ड, ये जो नेट फील्ड है वो इधर है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी कर्व सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी फाइनाइट के लिए वो उसको परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट नहीं करेंगी, कुछ कर्व में जाएंगी, और सबका जो एंगल होगा उस हर DS से वो बदलता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी। तो शायद अब आप लोग को आइडिया लग रहा होगा कि कहाँ पे हमने गॉस लॉ को प्रेफरेंस दिया है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली ये बाकी चीज़ें अब आप कर लेंगे, मैंने आपको आइडिया दे दिया, सिलेंडर वाला आइडिया आपको दे दिया, अब आप सभी लोग कर लेंगे। लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर है, बस कंडक्टिंग वर्ड लिखा है, तो ये ध्यान रखना है कि कंडक्टिंग में चार्ज जो है हमेशा सरफेस पे रहता है, इनसाइड नहीं रहता। तो ये अब आप इजीली समझ जाएंगे, ये आप कर लेंगे, और साथ में ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको इसको याद भी रखना है ना, आपको ये रिमेंबर भी करना है। जैसा अभी फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए था तो वैसा ही इसके लिए, तो ये आप इजीली समझ लेंगे। बस इसमें अंतर ये है कि वहां लैम्डा था, यहाँ पे जो चार्ज इंक्लोज होगा वो सिग्मा होगा, क्योंकि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये गॉसियन सरफेस का सिग्मा इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया, ठीक है। और गॉसियन सरफेस के एरिया में जैसे देख लीजिए, मैं बता ही दे रहा हूँ, ये पहले मैंने इस पूरे सिलेंडर में एक इनसाइड सिलेंडर कट किया गॉसियन, इस पे तो जीरो होगा क्योंकि सारे चार्ज बाहर हैं, ये कंडक्टिंग है, तो इनसाइड का तो जीरो हो गया, वो दिख रहा है आपको। अब आउटसाइड के लिए मुझे R डिस्टेंस जो कि कैपिटल R से बड़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसके वजह से। अच्छा, वेरी लॉन्ग का क्या मतलब है? वेरी लॉन्ग का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी फाइनाइट लाइन चार्ज जैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी वेरी लॉन्ग के लिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो ये गॉसियन सरफेस बड़ा वाला सिलेंडर आपको दिख रहा होगा L लेंथ का, ये गॉसियन सरफेस है। तो यहां से ये अब तो समझाने की जरूरत नहीं है कि E डॉट DS2 पैरेलल होगा इस वाले और इस वाले के वजह से जीरो होगा, तो यहां पर आएगा E इंटू 2πRL। और यहां जो Q इंक्लोज है इसमें थोड़ा ध्यान देने का है। तो बच्चों Q इंक्लोज इसमें कितना होगा? चार्ज जो सिलेंडर अपना इंक्लोज है वो तो कैपिटल R रेडियस का है, तो इसका सरफेस
सरफेस कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई कैपिटल आर एल, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंटू सिग्मा, 2 पाई कैपिटल आर एल इंटू सिग्मा, ये मत कर दीजिएगा 2 पाई स्मॉल आर एल, क्योंकि सिलेंडर तो केवल कैपिटल आर डिस्टेंस का है, तो हमें यहां पर देना होगा सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर वहां से आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो सिलेंडर का ये कंडक्टिंग का है, इसका ग्राफ भी है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी डायरेक्ट पूछा गया है। इनसाइड 0 है, बाकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बना हुआ है, ये एक बार देख लीजिएगा। फिर नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। जब सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग होगा, कोई भी बॉडी अगर आपको बोली जाएगी नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि नॉन कंडक्टिंग अगर होगा तो हमारे पास क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। भाई शिवेंद्र बाबू, आपको जो है प्लानर दे दिया गया है, आपको मैं ये रोज नहीं बता सकता कि कब कौन सा चैप्टर शुरू होगा, जस्ट गो फॉर प्लानर, टेंटेटिव सबका जो है आपको दे दिया गया है कि कौन सा चैप्टर में कितने लेक्चर्स होंगे, आप वहां जाके विजिट कर लीजिए। तो यहां पर अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम। मतलब ऐसी जनता का मुझे मतलब बहुत अजीब सा लगता है, भाई क्या जान के क्या करोगे, कैपेसिटेंस कितने लेक्चर में शुरू होगा, प्लीज जरा मुझे कमेंट करके बता दीजिए ऑन व्हाट लॉजिक यू आर इंटरेस्टेड टू नो दिस, तो मैं थोड़ा समझूं कि हाँ भाई क्या जेन्युइनिटी है, क्या है, सब पूछ के क्या करना चाहते हो, व्हाट इज द, इससे क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तो ये जो नॉन कंडक्टिंग है इसमें फिर हम रो की बात करेंगे, है ना, ये देखो रो की। अब इसमें भी अच्छा केस क्या बनेगा, यहां रो कांस्टेंट है, अब रो वेरी भी कर सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो दो केसेस होंगे, एक यहां पर होगा यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग और एक होगा नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, जिसमें रो आपको फंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इनसाइड की बात करेंगे बच्चों, गॉसियन सरफेस ये है, इनसाइड में भी अब चार्ज होगा, तो इनसाइड का आप यहां से E इंटू 2 पाई आर एल, ये तो सबको आता है। अब Q इंक्लोज में लिखेंगे, अगर रो कांस्टेंट है तो इस सिलेंडर का आप वॉल्यूम लिख देंगे, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, एच के जगह पे ये एल है, तो पाई आर स्क्वायर एल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां से आपको इनसाइड का फॉर्मूला मिलता है, ये आपको याद भी रखना है, जहां स्टार मार्किंग है दीज आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और इसका वेक्टर फॉर्म है जहां पे स्टार मार्किंग होती है मतलब दीज आर स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये आपको अच्छे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। आउटसाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, ये आउटसाइड का गॉसियन सरफेस बनेगा, यहां फिर से वही ध्यान रखना है कि यहां पर हमारे आउटसाइड में सिलेंडर का जो रेडियस है आर, इतने वॉल्यूम का ही लेना है, सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है ना, आउटसाइड के लिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम में कैपिटल आर आएगा, तो रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपको आउटसाइड का मिल जाएगा। इसका ग्राफ बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन होगा, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है तो स्ट्रेट लाइन, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो ये वाली चीज ये सब चीजें डायरेक्ट पूछी भी गई हैं। अब जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट बनता है वो ये वाला बनता है, इसमें टफ है, जैसे जेई एडवांस आपसे पूछेगा तो जेई एडवांस ये पूछेगा नहीं जो अभी तक हमने किया है, वो जेई मेंस पूछेगा डायरेक्ट। जेई एडवांस आपको इसमें कुछ कुराफात करके पूछेगा, क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज और नॉन कंडक्टिंग, जो मैं अभी बात कर रहा था कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज भी है और नॉन कंडक्टिंग भी है, उसकी बात कर रहे हैं। वेरी लॉन्ग सिलेंडर है, वेरी लॉन्ग सिलेंडर, अब जब वो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है बच्चों तो उसका रो वेरी करेगा, उसका फंक्शन आपको कुछ भी दिया जाएगा, जैसे मैंने ये फंक्शन लिया है, क्वेश्चन में गिवन होगा रो इक्वल टू रो नॉट आर, मतलब ये आर जो है रेडियल डिस्टेंस है। तो यहां पता है आपको चैलेंज क्या होगा, बाकी कोई चैलेंज नहीं है, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल में सिलेंड्रिकल होगा, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही चूज करेंगे, लेकिन यहां जो
चैलेंज है वो चैलेंज ये हो जाएगा कि अगर रो कांस्टेंट नहीं है बच्चों, तो हम डायरेक्ट रो इनटू जितने वॉल्यूम पे निकालना है उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो कैसे करें? मान लीजिए हमने इनसाइड का लिया, तो इनसाइड में मैंने ये गॉसियन सरफेस बनाया है। इस गॉसियन सरफेस में E इंटू 2πRL, ये तो सबको क्लियर है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें Q इंक्लोज इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। बिल्कुल भाई शिवेंद्र, इसमें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। देखिए ये गॉसियन सरफेस है येलो वाला, ग्रीन वाला जो है मैंने इंटीग्रेशन शुरू किया है, लिखा हुआ है लेट ए सिलेंड्रिकल शेल ऑफ थिकनेस dx एंड रेडियस x, है ना। एक आपने x रेडियस का, आप मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, कि रो इंटू πr²L नहीं लिख सकते क्योंकि रो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज है, इसको निकालने के लिए हमें एक और सिलेंडर कट करना होगा, सिलेंड्रिकल शेल, जो कि x रेडियस का है और dx थिकनेस का है। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो चार्ज डेंसिटी रो एट x पर होगी वही चार्ज डेंसिटी रो एट x प्लस dx पे होगी। तो केवल dx थिकनेस के लिए, जो कि बहुत छोटा है, हम ये मान के चलेंगे कि हमारा रो जो x पर था वही x प्लस dx पे था, मतलब रो कांस्टेंट था। कितने थिकनेस के लिए? केवल dx थिकनेस के लिए। ऐसा आप लोगों ने 11th में कई बार किया होगा। तो यहां पर हमने dq जो है एक सिलेंड्रिकल सेल लिया, उस पर dq चार्ज लिखा, और वो होगा रो एट x इंटू dv। dv क्या है? डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल शेल। अब आप रो एट x जो होगा वो रो नॉट r होगा। r के जगह पे यहाँ रेडियल डिस्टेंस x है, तो r के जगह पे हम यहाँ पे x लिखेंगे। और dv क्या होगा? एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इंटू थिकनेस। एरिया इसका कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया 2πxl, 2πxl कर्व सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो यहां से बच्चों हमें Q मिलेगा। अब इस Q को हमें 0 से R इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये Q इंक्लोज मिलेगा। अब इस Q इंक्लोज को यहां रख दोगे, और सरफेस इंटीग्रल किसका होता है? सरफेस इंटीग्रल हमेशा गॉसियन सरफेस का होता है। तो गॉसियन सरफेस कितने रेडियस का था? कैपिटल R, तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2π स्मॉल rl, नॉट कैपिटल, 2π स्मॉल rl। और Q इंक्लोज आपने यहाँ पे निकाल दिया इस R रेडियस के लिए। दोनों को सॉल्व किया, आपको ये मिल गया। ये रटने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्योंकि मैं रो बदल दूंगा। मान लो मैं रो लिख दूंगा रो नॉट 1 माइनस r/r, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द रो गिवन इन द क्वेश्चन। तो डोंट रिमेंबर दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, बट प्रोसेस आपको याद रखना है। इसीलिए तो डेरिवेशन कराया जाता है कि आपको अप्रोच डेवलप हो और आप एडवांस के क्वेश्चंस कर पाए। तो ये कहानी है बच्चों इसकी। इसी तरीके से अब आप, जैसे आपने हेमिस्फेयर का निकाला था, आपने एक हेमिस्फेयर का निकाला था, है ना, कंडक्टिंग, तो उसी तरह कंप्लीट कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर का अब आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। ये बहुत आसान है, क्योंकि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर पूरा जो सरफेस पे चार्ज होगा, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो, बता दिया है कि सरफेस पे चार्ज होगा। तो इनसाइड के लिए एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और एक आउटसाइड के लिए। इनसाइड के लिए नेट चार्ज इंक्लोज 0 होगा, तो यहाँ तो चार्ज इंक्लोज 0 होगा, तो नेट फील्ड 0 होगी। अब ये जो अपने पास स्फेयर है, इसका r ग्रेटर देन r एक बड़ा सा गॉसियन सरफेस बनाएंगे आउटसाइड के लिए, और फिर वही गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल लेंगे। तो फायदा ये मिलेगा कि E डॉट ds पैरेलल होगा, तो यहाँ पे E इंटू ds करेंगे, और यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ले रहे हैं। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो 4πr², और इस वाले गॉसियन सरफेस के लिए पूरा स्फेयर अंदर है जिसका टोटल चार्ज Q है, तो हम Q इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। इससे आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला कि अगर जो कंप्लीट कंडक्टिंग स्फेयर है उसका जो बाहर के लिए फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज वाले फॉर्मूला के जैसा ही है, इक्वल है। देखिए
पॉइंट चार्ज के लिए। इससे आपको ये मिलता है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि फॉर आउटसाइड कंडक्टिंग स्फीयर बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। तो कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड के लिए हमेशा कैसा बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज के तरीके से। इस फील्ड से आपको पता चला। बाकी इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ भी आप बना लेंगे। कई बार जेई मेंस वालों ने भी डायरेक्ट पूछ लिया है कि इन साइड जीरो रहेगा, कोई भी फील्ड नहीं है, और आउटसाइड अपने पास इनवर्सली रिलेशन रखेगा। क्लियर है। अब इसी में कहानी हो जाती है कि वही कंडक्टिंग के जगह पे अब कैसा हो जाए, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग है लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब इसमें भी तुम लोग फिर दिमाग लगा सकते हो कि यूनिफॉर्मली चार्ज तो है और नॉन कंडक्टिंग, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज भी होगा। इसको जेई मेंस वालों ने भी खूब पूछा है। आप डीपीपी में देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मिलेंगे खूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज है और ये नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग है मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा। तो इसमें अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन देखेंगे आर डिस्टेंस पे, तो एक गॉसियन सरफेस ऐसे ही ब्लैक से बना हुआ है, ये गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल ही कट करेंगे। तो ये वाला लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हम सभी को पता है कि बच्चों ये E इंटू 4πr² होगा। और यहाँ फायदा ये है कि यूनिफॉर्मली है मतलब रो कांस्टेंट है, और जब रो कांस्टेंट है तो मुझे जितने वॉल्यूम का चार्ज निकालना है उसको रो से मल्टीप्लाई करने का है आंख बंद करके, क्योंकि रो कांस्टेंट है। तो मुझे इस r रेडियस के वॉल्यूम का चार्ज इंक्लोज चाहिए, तो मुझे इस r रेडियस के स्फेयर के वॉल्यूम के साथ इस रो को मल्टीप्लाई करने का है। तो रो इंटू 4/3πr³ ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। जो भी ब्रैकेट में स्टार मार्क है वो आपको याद रखना है। ठीक है, यहां इंटीग्रेट करने की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो जितने रेडियस पे आपसे पूछा है उतने रेडियस के वॉल्यूम से इस रो को मल्टीप्लाई करने का है। कभी कभी बच्चों ये फॉर्मूला क्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। अगर टोटल चार्ज Q है तो हम लिख सकते हैं रो को चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यही ना, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो रो को हम Q के फॉर्म में लिख देंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपने इसको रो के जगह पे पुट कर दिया तो फॉर्मूला ऐसा भी मिल सकता है। तो दिस एंड दिस बोथ आर सेम फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ रो एंड इन द फॉर्म ऑफ Q। आपको इसको जरूर याद रखना है। रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट या Q के फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। मतलब सेंटर से सरफेस पे जाएंगे तो हमारी लीनियरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग में। आउटसाइड के लिए तो आउटसाइड के लिए आप जो है गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे उसमें पूरा स्फेयर इंक्लोज होगा, और उसमें जब पूरा स्फेयर इंक्लोज होगा तो टोटल चार्ज Q जो है इंक्लोज होगा। तो फिर से आपको दिख रहा है कि आउटसाइड के लिए ये भी कैसा बिहेव करता है, बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के जैसा ही मिल रहा है। ठीक है, तो स्फेयर जो बाहर के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग ऑल्सो बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। और इसका ग्राफ, तो ग्राफ आप इसका इस तरीके से बना सकते हैं लीनियरली, फिर इनवर्स रिलेशन शो करेगा यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनता है जो खूब पूछा गया है वो पूछा गया है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग। तो शायद अब जो बच्चे समझ चुके हैं सिलेंडर वाला केस वो यहां भी हैंडल कर लेंगे। वहां सिलेंड्रिकल शेल कट करके क्यों इंक्लोज इंटीग्रेट किया था, यहाँ स्फेयर में जो स्फेयर आपको गॉसियन सरफेस जो बनाओगे उसके अंदर एक स्फेरिकल शेल कट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज इंक्लोज निकाल लेंगे। शायद सबको क्लियर है। रो आपको दिया होगा, जैसे यहां पर देखिए रो दिया है, मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, एक सॉल्व किया है, एक शायद होमवर्क दिया था। तो एक है रो इक्वल टू, ये आपको जेई मेंस में भी पूछा है, रो नॉट 1 - r/r,
और एक फंक्शन मैंने लिया है रो इक्वल टू रो नॉट आर, वेर आर इज द रेडियल डिस्टेंस। आप लाइन को पढ़ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और नॉन कंडक्टिंग तो है ही और नॉन यूनिफॉर्मली भी है। तो इसका रो दिया है, मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया है। तो इसमें जो हर्डल है सबको क्लियर है, ये है गॉसियन सरफेस येलो वाला। इस गॉसियन सरफेस में आर रेडियस पे हमें फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया, ई डॉट डी एस ही रहेगा, दोनों रेडियल है वो सबको पता है। तो चार्ज इंक्लोज में इस गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज इंक्लोज है उसको निकालने के लिए हमने एक एक्स रेडियस का स्फेरिकल शेल कट किया, हैविंग थिकनेस dx। x पे जाके एक dx थिकनेस का हमने एक स्फेरिकल शेल कट किया। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आती है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी x डिस्टेंस पे होगा, रेडियल डिस्टेंस पे, वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी x प्लस dx डिस्टेंस पे होगा। तो सिमिलरली फॉर dx डिस्टेंस वी विल एज्यूम आवर रो विल बी कांस्टेंट, और वो कितना होगा, जो रो एट x होगा। तो यही चीज यहां लिखा है, dq इंक्लोज क्या लिखोगे, dq क्या लिखोगे, पहले लिखोगे रो इंटू एक्स इंटू dv, डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, और डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर, उसका कर्व सरफेस एरिया इंटू थिकनेस dx, यही तो लिखते हो। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखा गया है, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है ना। अब रो एट एक्स कितना है, रो नॉट एक्स है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हम ये ले रहे हैं, नहीं तो हमें ये लेना होगा, तो हम लिखेंगे रो नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर। तो जैसा फंक्शन दिया होगा वैसा आपका क्वेश्चन होगा, वैसा आपको रो लेना होगा। तो आपने रो नॉट एक्स लिया तो ये फंक्शन बना, इसको आपने 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट किया तो आपको क्यू इंक्लोज मिल गया ये। अब इस क्यू इंक्लोज को आपने यहां पुट किया बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये गॉसियन सरफेस का सरफेस इंटीग्रल 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां आउटसाइड का हमें मिल गया। ठीक है, इनसाइड का मिल गया, जो कि आप देख रहे हैं आर स्क्वायर का फंक्शन है। अगर आपको आउटसाइड का चाहिए तो आउटसाइड के लिए क्या करेंगे, आपने चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ आर तो आपको पता है बच्चों। आउटसाइड का जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो हमें पूरे इस स्फेयर का क्यू इंक्लोज चाहिए। पूरे स्फेयर का क्यू इंक्लोज का मतलब मुझे स्मॉल आर को यहां पर, स्मॉल आर को यहां नहीं यार, यहां पर इस स्मॉल आर को कैपिटल आर डाल देना होगा, तो हमें इस पूरे का मिल जाएगा। शायद समझ गए होंगे। तो अगर हमें आउटसाइड का निकालना है तो आउटसाइड में क्या होगा, देखिए आउटसाइड के लिए ये गॉसियन सरफेस है, इसका सरफेस इंटीग्रल तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, और रो इंटू ये जो क्यू इंक्लोज मैंने लिखा है, ये क्यू इंक्लोज में बस क्या करना है, यहां पे हमने रेडियल फंक्शन बना रखा था जो अभी आपको मैंने समझाया, ये इस आर के जगह पे हमें कैपिटल आर डाल देना है फॉर आउटसाइड, यही तो होगा। आउटसाइड के लिए हमें इस आर के जगह पे कैपिटल आर डाल देना है, और तो कुछ चेंज नहीं है। तो वही चीज यहां किया गया है, और यहां करने के बाद बच्चों आपको ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, यहीं तक आपको मैंने पढ़ाया था। मैंने अपना बहुत एफर्ट दिया कि 3 लेक्चर में मैं आपको इतना फेमिलियर करा दूं कि आपका वो डर खत्म हो जाए कि 20 लेक्चर का ये जो है पहाड़ हम कैसे कवर करेंगे। तो होपफुली बच्चों आपको ये 3 लेक्चर्स की जो रिवीजन क्लास है, जो एक्चुअली करना चाहेंगे नो डाउट उनको मुझे लगता है बहुत हेल्प हो जाएगा। वो उनको बस एक बार मेरे साथ इन्होंने देख लिया है, फिर पेन कॉपी लेके खुद से कर लीजिएगा, और करने के बाद आप डीपीपी एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिएगा। और बाकी जो मॉड्यूल के होमवर्क है वो भी मैं आपको बता दूंगा 1 से 10 तक। जो बच्चे नए हैं, अभी मैंने मॉड्यूल मतलब शीट में मैंने ज़्यादा होमवर्क नहीं दिए हैं। शीट में जो होमवर्क है, जो लोग इस पूरे को कवर कर लेंगे उनको होमवर्क यहाँ पे मिला हुआ, ये तो बाद का होमवर्क है। अभी जो मैंने दिया था शीट में, मैं शीट का बता दे रहा हूँ।
सीट से जो होमवर्क गया है वो S1 में गया है, शायद क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक गया था, और फिर मैंने मार्क नहीं कराया था क्वेश्चन रिलेटेड विद गॉस लॉ, खुद ही देख के करना था। तो सीट से मैंने यही दिया था। और साथ में लेवल ओ क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक ये दिया था, तो सीट में ये दिया था, और प्लस 3 DPP है, तो इतना जरूर कर लीजिए, ठीक है, 3 DPP और ये, लेकिन ये तभी करिएगा जब आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए। बाकी जो लेक्चर्स आपके अभी जो प्रैक्टिस वाले हैं जैसे मैंने एडवांस के पूरे क्वेश्चन से PYQs, एडवांस का पूरा PYQs जो है मैंने करा दिया है, तो जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो एडवांस वाला PYQs लेक्चर नंबर, ये गॉस लॉ का लेक्चर नंबर 4 है या 3 है, आपको एडवांस के उसमें PYQs जो है हम लोगों ने जितने भी आए हैं अभी तक, करीब 7-8 क्वेश्चन हमने किए हैं एडवांस के, तो गॉस लॉ से, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब आप लोग मतलब मुझे लगता है प्रिपेयर हो चुके हैं धीरे धीरे इन चीज़ को करने के लिए, बट कल से जब आप आएंगे तो एटलीस्ट ये बेसिक फॉर्मूले और बाकी चीज़ें प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। कल एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। तो टुमारो इज द लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग दिस गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो चलिए बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही, कल न्यू टॉपिक शुरू होगा सभी के साथ। तो आप लोग थोड़ा सा बताइए, कुछ आप लोगों को कुछ हेल्प मिला कि नहीं? हाँ भैया, कल से सभी को अटेंड करना है, केवल मंडे के लिए था वो नोटिफिकेशन, जाके पढ़ लीजिए। पढ़ते नहीं हो क्या? अंग्रेजी तो आती होगी, लिखा हुआ था केवल मंडे के लिए। कल से जो है ओपन, मतलब कल से जो है सभी के लिए क्लास होगी, ठीक है। चलिए भाई, अभिनव भाई लिख रहे हैं नो, तो नो को एस मैं नहीं बना सकता, आपको जो समझ में आए वो करिए, ठीक है। आपको अगर लगता नहीं है कि इसमें कुछ हेल्प हुआ, क्योंकि ये भी मुझे लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी और लोग एडमिशन होते रहेंगे तो ऐसे तो चलता ही रहेगा भाई, है ना। लेकिन फिर भी पहली बार वालों के लिए मैंने कर दिया ऐसा, आगे अब ये सुविधा मौजूद नहीं है। बाकी जिसको जो जैसे करना है करे, क्योंकि ये क्लियर कट बता दिया गया था कि फॉर द न्यू स्टूडेंट्स वी कैन ओनली प्रोवाइड द लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हाउ यू विल मैनेज इट इज़ अप टू यू, क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग ही एडमिशन लिया है, ठीक है। फिर भी मैंने आउट ऑफ बॉक्स जाके 3 दिन अपने ख़राब किए, इस 3 लेक्चर में मैं बहुत आगे निकल चुका होता, लेकिन ठीक है, जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं, तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मेरी तरफ से कुछ ऐसा ना हो जिससे कि बच्चा जो है डीमोटिवेट हो, या फिर वो पढ़ने वाला अगर बच्चा है तो उसको बहुत बर्डन फील हो। थोड़ा मैं सहारा दे दूं तो पढ़ने वाला क्या से क्या कर जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अभी इसके लेक्चर्स के नोट्स जो है आप धीरे धीरे बनाइएगा, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। बट जब आप लेक्चर्स कल से जुड़ेंगे उसको फेयरली बनाइए, ये वाले लेक्चर्स के नोट्स जहाँ तक बना पा रहे हैं बनाइए, जो नहीं बना पा रहे हैं उसको टाइम लेकर धीरे धीरे कंप्लीट करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट स्लाइड्स के नोट्स जो मैंने भेजे हैं उसी से आप पढ़ लीजिए, बहुत क्लियर कट होते हैं स्लाइड के नोट्स, आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्लाइड्स बहुत ही फेयर, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखा जाता है, तो आप स्लाइड से भी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इनके नोट्स बाद में कभी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तो कल ओवरऑल रिवाइज करके आइए, कल गॉस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन लेक्चर है, उसके बाद हम न्यू टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं।